तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 13 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और इन दोनों टॉपिक से घटना चक्र बुक में जितने भी एमसीक्यू दिए हुए होंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग एक बार देख ले कि घटना चक्र के जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला टॉपिक है, इनमें से कौन कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग पाषाण काल को 2 क्लास में कंप्लीट किए, सैंधव सभ्यता को भी हम लोग जो है वो 2 क्लास में कंप्लीट किए, वैदिक काल भी हम लोग 2 क्लास में पढ़े, बौद्ध धर्म को हम लोग 3 क्लास में पढ़े, जैन धर्म को 1 क्लास में, शैव और भागवत धर्म को भी 1 क्लास में पढ़े, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा है इसके बारे में भी हम लोग 1 क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका आज के क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और यूनानी आक्रमण के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब भारत में मगध राज्य का उत्कर्ष हो गया था और मगध राज्य अपना चरमोत्कर्ष पे था, तो उसी समय जब मगध राज्य पे कई सारे अलग अलग तरह के डायनेस्टी यहाँ पे जो है शासन करते हैं। जैसे हम लोग जानते थे कि सबसे पहले बृहदंत वंश जो मगध पे शासन किया, उसके बाद आपका हर्यक वंश शासन करता है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंद वंश शासन करता है, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद फिर आपका आता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद फिर यहाँ पे गुप्त काल यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी गुप्तों का शासन होता है मगध वाले क्षेत्र में। तो अभी जो नंद वंश बताए थे, तो नंद वंश के समय में ही कई सारे विदेशी आक्रमण भी होते हैं, हम सभी को पता होना चाहिए। प्राचीन काल में भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण यूनानियों के द्वारा होता है, जो यूनान के क्षेत्र से आने वही यूनान के क्षेत्र के रहने वाले होते हैं। यूनानियों के बाद जो है ईरानियों के द्वारा भारत में आक्रमण होता है, ईरान वाले क्षेत्र से। तो सबसे पहले भारत में आक्रमण यूनानियों के द्वारा, यूनान के क्षेत्र से यूनानी ये करते हैं, उसके बाद ईरानी लोग भारत में आक्रमण करते हैं। अगर यूनानी में देखें तो हम लोग देखते हैं सिकंदर की बात करते हैं, अलेक्जेंडर की बात करते हैं। अगर हम लोग ईरानी की बात करें तो ईरानी में प्रथम आक्रमण करने वाला रहता है आपका डेरियस प्रथम। तो पहला यूनानी आक्रमण, उसके बाद आपका ईरानी आक्रमण होता है, ठीक है। और जो ये यूनानी आक्रमण होता है वो नंदों के समय में ही स्टार्ट हो जाता है। तो जब एक तरफ नंदों का शासन चल रहा होता है तो उसी समय सिकंदर जो है वो भारत के ऊपर हमला कर देता है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए यहाँ तक। तो इसका हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, बस इसका डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी दूसरे क्लास में अलग से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो हम सभी को पता है पहले बृहद्रथ, बृहद्रथ के बाद हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद आता है आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद आता है नहीं सॉरी मौर्य वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद फिर शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद फिर कण्व वंश, कण्व के बाद फिर आपका गुप्त काल स्टार्ट होता है। यहाँ तक हम लोग समझिए ये सीरीज। तो अभी आपको बताया गया था कि जब नंद वंश का शासन चल रहा था, तो नंद वंश का शासन चल रहा था तो उसी में एक राजा होता है घनानंद, और घनानंद के समय में ही जो है सिकंदर जो है भारत के ऊपर आक्रमण कर जाता है, ठीक है ना। उसे यूनानी लेखकों में अग्रमिज कहा गया। सिकंदर को ना यूनानी लेखकों में उसको अग्रमिज कहा जाता है, ठीक है ना। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, और क्या बोलते हैं भद्रशील उसका सेनापति होता है, ठीक ना। तो ये सब पता होना चाहिए कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद होता है, और नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मनंद होता है, अंतिम शासक धनानंद होता है, जो सिकंदर का समकालीन होता है। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहता है, और भद्रशाल उसका सेनापति होता है, ठीक ना। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो नंद वंश के समय में ही सिकंदर जो है भारत के ऊपर आक्रमण करता है। सिकंदर के बारे में 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि सिकंदर का जो आपका सिकंदर का जन्म है ये 356 BC में होता है, यानी कि ईसा पूर्व में होता है। उसके पिता का नाम जो है वो फिलिप होता है, एफ से याद रखिएगा फिलिप। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है, और इसकी जो हत्या है 329 ईसा पूर्व में ही कर दी जाती है। 359 में उसके पिताजी जो है वो क्या बनते हैं, मकदूनिया के शासक बनते हैं। 329 ईसा पूर्व में उसका मृत्यु कर जाता है। सिकंदर जो है वो अगर हम देखें तो सिकंदर जो है ये आपके अरस्तु के शिष्य होते हैं, ठीक ना। और सिकंदर के बारे में एक पॉइंट हम लोग जानते हैं कि सिकंदर जो है वो नए नए जगह खोजबीन करना, नए नए जीव जंतुओं के बारे में जानना, और ये सभी उनके लिए बहुत अच्छा लगता था। और अरस्तु जो है वो मतलब विश्व में पहली बार जो है मानचित्रण करता है, पहली बार जीव जंतुओं के बारे में बतलाता है,
तो उसी समय एक जो है सिकंदर को पता चलता है कि भारत जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारा अलग जीव जंतु है और यहाँ पे खनिज संसाधन भी है। तो कहीं ना कहीं ये अरस्तु के वो बुक से एडमायर होकर भारत की ओर रुख करता है। सिकंदर जो है भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ करता है और सिकंदर का सेनापति होता है जिसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। तो एस और एन से याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति होता है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ता है, एक पॉइंट याद रखिएगा। तो सिकंदर का शासक सिकंदर और पंजाब का शासक पोरस के बीच में युद्ध होता है और हम लोग जानते हैं कि इस युद्ध को हैडे स्पीच का युद्ध का नाम दिया गया है, हैडे स्पीच। तो सिकंदर और पोरस के पंजाब के राजा जो रहते हैं पोरस, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हैडे स्पीड का युद्ध। और जानते हैं हम लोग कि ये जो झीलम यानी कि बिस्तस्ता नदी के किनारे ये हुआ है और सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम जो है बिपाशा और यूनानी नाम है उसका हाइपासिस। तो हम लोग जानते हैं कि सिकंदर की जो सेना है वो ब्यास नदी को मतलब कि वहाँ पे पहुंचकर उसको पार करने से इनकार कर देती है। बोलती है कि जब यहाँ का एक छोटा सा राजा पोरस हम लोग को इतना बड़ा टक्कर दे दिया है तो आगे का राजा हम लोग को क्या ही हाल करेगा। सिकंदर जो है वो अस्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत आता है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में होता है और वो 325 ईसा पूर्व में भारत आता है। 323 में यानी कि भारत आने के बाद ठीक 2 साल के बाद जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और वो पूर्व में ही बेलीबोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। इसका मृत्यु जो है वो 33 साल की अवस्था में ही यानी कि 356 में जन्म लेता है और 323 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है। 325 में भारत आता है, 323 में इसका मृत्यु हो जाता है बेलीबोन प्लेस में ही। सिकंदर का जो मतलब कि जल सेनापति जो है उसका नाम बदलकर निर्याकस कर दिया था। अच्छा सॉरी, सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। क्या नाम था? निर्याकस था। जबकि सिकंदर का सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम निर्याकस, तो NI से निर्याकस याद रखिएगा। सिकंदर का 2 सेनापति, एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और एक जो है जल सेनापति का नाम था निर्याकस। सिकंदर का अगर हम लोग प्रिय घोड़ा की बात करें तो वो था बाउकेफला था। क्या था? बाउकेफला। और इसी के नाम पर ही उसने झेलम नदी के तट पे बाउकेफला नामक नगर बसाया था। तो सिकंदर का जो प्रिय यानी कि फेवरेट जो घोड़ा था, हॉर्स, वो था आपका बाउकेफला और इसी के नाम पे बाउकेफला जो है वो नगर बनाता है झेलम नदी के जस्ट किनारे। तो ये बात हुई आपका सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो हम लोग जानते हैं धनानंद, ये जो है सिकंदर के समकालीन था, घनानंद बोलते हैं इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया। तो ये गलत बात है। 325 में तो वो भारत आता है और 323 में उसका 2 साल के बाद उसका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? तो बेबीलोन प्लेस में। तो ये कथन गलत है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, गलत बात है, ऐसा नहीं था। तो कथन तो सही है लेकिन वो कारण गलत है। वो उसको छोड़ता नहीं है, भारत को छोड़ नहीं देता। 325 में भारत को नहीं छोड़ता है, बल्कि 325 में वो भारत आता है, 323 में उसका मृत्यु हो जाता है। पता नहीं ये कैसा आंसर दिया है घटना चक्र में। आगे देखिए यहाँ पे एक चीज़, हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी में 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत की ओर विजय के लिए निकला। पहले जो है सिकंदर वो अपना जो हकामनी साम्राज्य है उसको जीत लेता है और उसको ध्वस्त करने के बाद 326 BC में भारत की ओर एक विशाल सेना लेकर सिकंदर आता है। उसके बाद लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि 326 में, देखिए घटना चक्र में जो है इसका आगमन 326 बताया गया है और बोला कि 325 में ये चला गया वापस, ठीक ना। 326 ईसा पूर्व में आता है और 325 में लगभग चल जाता है। ये 1 साल नहीं है, मतलब लगभग 1.5-2 साल होता है, 2 साल के ये बीच में चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग लुसेंट का बुक के माने तो उसमें बोलता है 325 में ये आता है और 327 में ये जो है वो मतलब कि इसका मृत्यु हो जाता है। तो 2 को बात है सिकंदर के बारे में, इसको आप कहीं भी कन्फ्यूजन जो है इसको दूर कर लीजिएगा, हम दोनों बता दिए आपको।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो सिकंदर के विरुद्ध किस लड़ाई में जो है वो यहाँ की महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो एक था आपका मस्सग मस्सग मस्सग। तो आप लोग पता होना चाहिए था कि सिकंदर के आक्रमण के समय, जब सिकंदर आक्रमण करता है उस समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। तो अश्वक जो है, अश्वक जानते हैं ना, अश्वक जैसे गोदावरी नदी के तट पे था, उसी तरह अश्वक भी था एक। तो अश्वक जो है वो एक गणराज्य हुआ करता था जिसकी राजधानी जो मस्सक होती थी। तो अश्वक की राजधानी मस्सक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ पे जो है महिलाओं ने यानी कि स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। तो ये मस्सक क्या है? तो ये आपका जो है, ये है आपका अश्वक। अश्वक का ये राजधानी है। क्या है? अश्वक का राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों में से थी। तो भारत जो है, सिकंदर जो है भारत को जीत पाता है तब नहीं जीत पाता है, वो केवल पोरस को हराता है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद उसका सेल्यूकस निकेटर उसका जो है वो आता है। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। जिसके बारे में बताया जाता है 1 2 3। तो ये ऑप्शन सही है। इसके डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते ही आपको यूपीएससी में 3 बार पूछा लगातार। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 कारण सत्य है। देखो यहाँ बताया जा रहा है सिकंदर जो है भारत को जीतता है, पंजाब वाले क्षेत्र को हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार देखें तो यहाँ पे भारत में 28 जो स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया गया था। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी, यानी कि सिकंदर की बात की जा रही है। आम भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया था सिकंदर को, कई सारे। तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का भी योगदान नहीं था, अतः उपयुक्त विकल्प भी होगा। ये बहुत ही कन्फ्यूजन का क्वेश्चन था, जरूरी नहीं कैसा होगा ही। आगे देखिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पोरस राजा, पंजाब के राजा पोरस के बारे में याद रखिएगा। यहाँ बताया जाता है कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पे पोरस या पुरु को पराजित किया था, परंतु उसकी वीरता से ये प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य जो है, अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी दे दिए खुशी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सिकंदर के साथ कौन कौन भारत आया कौन नहीं आया, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए याद कीजिएगा कि जो है ये देखिए आप, सिकंदर के साथ जो है वो ये इसका डायरेक्ट ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डाइमेकस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंबिसार के राज्यसभा में भेजा था। तो बिंदुसार यानी कि जब मौर्य काल चल रहा होता है, बिंबिसार आता है आपका ये हर्यक वंश में, जबकि बिंदुसार आता है आपका मौर्य काल में। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। तो बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस नामक एक राजदूत आता है जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ये एंटियोकस ये जो आपका डाइमेकस है, तो डाइमेकस ये आपका बिंदुसार के समय में आता है और ये सीरिया के राजा एंटियोकस का ये राजदूत होता है। कौन? डाइमेकस। सिकंदर के साथ भारत कौन आया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं आया था, बाकी बात ये सही हो जाएगा। निर्याकस आया था। आने सिक्रिटस ये भी आया था। फिर आपका अरिस्टोब्यूलस ये भी आया था। अरिस्टोब्यूलस और आने सिक्रिटस और निर्याकस ये सभी लोग आते हैं। तो लूसेंट के बुक में बहुत कम इसमें डाटा दिया हुआ था। अच्छा, जब इसको हम लोग थ्योरी वाले क्लास पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। तो ये हम लोग जो है यूनानी आक्रमण वाला टॉपिक जो था हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यूनानी आक्रमण में इसमें और भी ये जो पॉइंट है ये सबको आप थ्योरी वाले क्लास से ही कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसको नहीं पढ़ रहे हम लोग। अब देखिए हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य क्या है क्या नहीं।
तो नेक्स्ट हम लोग यूनानी आक्रमण के बाद जो है मौर्य साम्राज्य के पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी हम लोग यहाँ पे केवल क्वेश्चन को ही लगाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इसका थ्योरी हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। तो आप थ्योरी को भी देख लीजिएगा, इसके एमसीक्यू को भी यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर हम लोग देखें तो मौर्य जो काल है, यहाँ हम लोग जानते हैं कि मौर्य जो वंश है इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। 345 ईस्वी में मौर्य काल स्टार्ट होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो जस्टिन साहब है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोटस कहते हैं, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से करती है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मौर्य काल में बोला गया है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्ता के द्वारा। तो ये सब तो बाद में आते हैं, लेकिन इन लोग से पहले आपका चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है, बिल्कुल सही बात है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत में अपना शासन स्थापित किया था, यानी कि पूरे भारत में लगभग अपना शासन स्थापित किया था। पहला ऐसा सम्राट था जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। बाप रे बाप। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है जिसकी सीमा ईरान तक टच होती थी, और वो राजनीतिक रूप से एकता देखने को मिलता है हम लोगों को मौर्य काल में ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका 66वां बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में, कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो हम सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। कब? तो 345 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो कौन सबसे पुराना राजवंश है, इसके बारे में बताना है आपको। तो हम लोग जब भी जानते हैं कि मगध के ऊपर सबसे पहले बृहद्रंथ, बृहद्रंथ के बाद आता है आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, कण्व वंश के बाद आता है आपका जो है वो गुप्त काल। तो कण्व वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आपका गुप्त काल आता है। गुप्त काल के बाद हम लोग देखते हैं जो है वो आपका कुषाण, ये सब स्टार्ट होता है, कुषाण काल वगैरह, ठीक है ना। ये सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये सभी बाद में आते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य काल। यहाँ बताया जा रहा है कि उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। यहाँ विकल्प के अनुसार इसका समय जो है 321 से 184 ईसा पूर्व होता है। कब से कब तक? 321 से लेके 184 ईसा पूर्व तक होता है। कहीं कहीं पे 321 दिखाता है, कहीं कहीं पे 345 दिखता है। अच्छा, सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म होता है वो आपका 345 में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो 345 ईस्वी में होता है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी कब बैठाया जाता है? तो वो गद्दी पे उसको 322 में, कब? 322 में, 322 बीसी में, ईसा पूर्व में उसको जो है वो मतलब कि गद्दी पे बैठाया जाता है उसका। तो ये जानिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है वो मगध की राजगद्दी पे बैठता है कब? 322 ईसा पूर्व में बैठता है। और चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म का अनुयायी होता है, ये भी याद रखिएगा। 345 में उसका जन्म होता है, 322 ईसा पूर्व में उसका जो है वो गद्दी पे बैठता है, ठीक है ना। तो यहीं पे बताया जा रहा है 322 और 321, यहाँ पे याद रखिएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 322 में किया था। और इसका जन्म कब हुआ था? 345 में हुआ था। इसके बाद कुषाण काल, कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद वर्धन राजवंश, ये सब प्राचीन भारत में शासन करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। तो किसके ग्रंथ में हम लोग को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो विशाख दत्त है, तो इसके विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, विशाख दत्त के बारे में, ठीक है ना। तो बताया जाता है कि विशाख दत्त कृत यानी कि रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिशल, इसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, शब्द का ये प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए।
विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना या फिर जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। किसका पुत्र? नंदराज का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरिशल तथा कुलहीन भी बताया गया। विरिशल और कुलहीन। विरिशल मतलब क्या बोला गया है? तो विरिशल कहने का था इसका कोई भी कुल, मतलब कि इसका मतलब कि ये निम्न कुल में उत्पन्न, यानी छोटे कुल में उत्पन्न, ये ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटस कहा गया है? तो हम लोग सभी को पता है यूनानी जो लेखक होते हैं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहता है, और जिसका पहचान कौन करता है? तो विलियम जोन्स करता है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो याद रखिएगा किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, ठीक है ना। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जस्टिन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहते हैं, जिसका पहचान विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था पहली बार। आगे देखते हैं, और भी 2 वैज्ञानिक है, मतलब ये यूनानी लेखक है, एक का नाम है एरियन और एक का नाम है प्लूटार्क। तो एरियन और प्लूटार्क जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहते हैं, जबकि सेंडोकोटस कौन कहते हैं? तो जस्टिन कहते हैं। जबकि जस्टिन ने सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की जो है वो उपाधि देता है। तो सेंडोकोटस कौन कहता है? जस्टिन। और एंड्रोकोटस तो एरियन और प्लूटार्क के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि सेंडोकोटस से समुद्रगुप्त की पहचान किसने की? तो हम सभी को पता है जस्टिन बोलता है सेंडोकोटस, और सेंडोकोटस से इसका जो पहचान वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसने सेंडोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का जो उल्लेख किया है? सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है तो जस्टिन। और जस्टिन जो है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहता है, जबकि हम सभी को पता है कि जो आपका एरियन और जो आपका प्लूटार्क है वो चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहते हैं। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये। इसके बारे में डिटेल से देखिए एक्सप्लेनेशन कि बताया जा रहा है यहाँ पे, कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से भी विख्यात है। तो कौटिल्य का अगर हम लोग अन्य नाम देखेंगे तो अन्य नाम अगर कौटिल्य का देखें तो आपका विष्णुगुप्त और चाणक्य ये सभी जो है कौटिल्य का ही नाम है। आगे देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पे आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी थी। तो हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के द्वारा जो रचित पुस्तक है, इनका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक ना। और यह भारत में राज शासन के ऊपर प्राचीनतम ये किताब है। तो अर्थशास्त्र नाम देख के लग रहा है इकोनॉमिक्स से है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि ये राजनीति शास्त्र के ऊपर लिखा गया पूरा विश्व का नहीं बोल सकते, भारत का पहला ये ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है। और कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कौटिल्य का ही नाम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो उनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, और बड़े का नाम चाणक्य, और भी इसका नाम अन्य कौटिल्य। यहाँ बताया गया है कि देखिए यहाँ बोला गया है कि ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था, और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसकी जो पुस्तक है उसमें पुस्तक में कौटिल्य लिखा गया था, तथा एक पद खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम भी मिलता है, यानी कि जो है ऋषि चनक का बेटा रहता है चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और अन्य नाम विष्णुगुप्त है, सिंपल याद रखिए। पुराणों में उसे द्विज सर्व यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, तो ये कौटिल्य को ही द्विज सर्व भी कहा जाता है पुराणों में। प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है। चाणक्य पर बस विशेष ध्यान करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष या निर्गत निकाला है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त कौटिल्य के अलग अलग व्यक्ति हैं। चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति है। आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है विष्णुगुप्त सही है। बहुत कन्फ्यूजन, इसको मत याद कीजिए, हम कह रहे सिंपल याद रखिएगा कि जो आपका जो चाणक्य, इसका नाम याद रखिएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन तीनों नाम से इसको ये संबोधित किया गया है, ठीक है ना। और एक और नाम है द्विजसर्व, क्या नाम है? द्विजसर्व। ऑप्शन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो हम लोग जानते हैं विष्णुगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपका 63वां बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? पहला ऑप्शन है आपका धन संचय, ये नहीं। फिर है विदेश नीति, ये भी नहीं। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ये बिल्कुल सही बात। आर्थिक संबंध, ये भी नहीं। तो और यह शासन कला भी नहीं होगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा, बीपीएससी घुमा दिया। तो कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, ये किसके ऊपर डिपेंड था? तो हम सभी को पता है कि ये जो है ये आपका राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है, राज शासन। तो शासन कला यहाँ आएगा ना भाई, लेकिन ये नहीं है। आगे देखिए, इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई भी नहीं या एक से अधिक। यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक हो सकता है। इसकी क्या क्या हो सकता है? देखो, ये वाला आंसर सब गलत मारो, ये कुछ नहीं ऐसा। इसके राइट हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखेंगे। यहाँ बोला गया कौटिल्य चाणक्य द्वारा जो है वो देखिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त द्वारा मौर्य काल में रचित जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वो शासन के सिद्धांतों और अभ्यास के पुस्तक पर डिपेंड है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत यानी कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, इन सभी की व्याख्या मिलती है। और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प और व्यापार व्यवस्था की भी जानकारी देखने को मिलती है। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, आपको जो है ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक, इसमें आपका विदेश नीति भी दिखता है, इसमें आपका शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास भी देखने को मिलते हैं, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, नहीं। ये आत्मकथा है, नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, नहीं। ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर देखें तो इसका इतिहास हम लोगों को मुद्रा राक्षस जो है, यानी कि हम लोग जानते हैं ना विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र वाला जो किताब है, इस किताब में जो है वो आपका क्या लिखा हुआ था कि ये किताब में सप्तांग सिद्धांत लिखा हुआ था। हम लोग जानते हैं कि मतलब कि चंद्रगुप्त के द्वारा जो चंद्रगुप्त नहीं, मतलब कि जो चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है, और इस पुस्तक में विदेश नीति का भी जिक्र किया गया है। इस पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी लिखा गया है। और सप्तांग सिद्धांत में अगर देखें तो हम लोग कौन कौन है, तो 7 गो है। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, फिर तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, 5वां है आपका कोष, छठा है दंड और 7वां है मित्र। तो ये सभी है। तो इसमें कौन कौन नहीं आएंगे? देखो, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, मित्र नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सुहृद यानी मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। अच्छा सॉरी यार, 7वां बोला, 7वां इनमें से कौन है? ये चारों है, लेकिन 7वां नंबर में कौन है? तो ये फिर बताना पड़ेगा आपको। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, 5वां है कोष, छठा है दंड और सबसे लास्ट में 7वां है मित्र। तो मित्र जो है वो 7वां है। फिर देखिए, मित्र यानी कि सुहृद राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो है 7वां अंग है। सुदृढ़ मित्र जो है राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। और इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है, जिसकी राजा के साथ मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं। इसका विनाश जो है वो असंभव भावी है, अवश्यम भावी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डालता है? तो हम लोग जानते हैं राजनीतिक जीवन पे। किसके ऊपर? तो राजनीतिक नीतियों के ऊपर ये प्रकाश डालता है। ये बीपीएससी में पूछा था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों पर ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, यानी कि यूनिक। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर ही प्रकाश डाला गया। इस बुक में आपका विदेश नीति भी मिलता है, इस बुक में आपका जो है एग्रीकल्चर के बारे में मिलता है, इस बुक में आपका राजनीति यानी शासन प्रणाली के बारे में भी जिक्र देखने को मिलता है।
अब देखिए कौटिल्य, ये क्वेश्चन नंबर 15 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसमें बोला गया है कि अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। तो एक अध्याय है, एक चैप्टर है दास और कल्प के बारे में। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। तो न्यायिक दंड यानी कि उसको दंड मिल रहा है, न्यायिक दंड के अनुसार किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। स्त्री दास को अपने मालिक से सत्संग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान है। बोला गया है कि इसमें जो है वो आपका मतलब कि न्यायिक दंड के अनुसार जो है वो किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। और अगर महिला को दास बनाया गया है और उस पुरुष के साथ उसका अगर संबंध होता है किसी भी तरह का, तो उससे अगर जो भी उत्पन्न जो संतान होगा तो उससे फिर वो स्त्री भी और वो बच्चा भी जो है वो दासता से मुक्त हो जाएगा, ये प्रावधान मिलता है। परंतु बालक को पिता के पुत्र होने पर कोई भी जो है कानूनी हक नहीं होगा। वो दास से तो मुक्त हो जाएगा लेकिन वो उसका पिता है, इस बात का कोई भी उसको हक यानी कि ऑथरशिप नहीं रहेगा। गलत बात है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो किसकी जो तुलना है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र वाला जो पुस्तक है इसकी तुलना जो है वो आपका मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है। तो बताया जाता है अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो आपका राजनीति शास्त्र के ऊपर लिखा हुआ एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी जो तुलना है मैकियावेली के द प्रिंस यानी कि इल प्रिंसिपे से की जाती है। तो मैकियावेली के जो द प्रिंस पुस्तक है इस पुस्तक से की जा सकती है। आपको बताए थे अभी हम कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है 345 ईसा पूर्व में होता है। और ये चंद्रगुप्त जो है वो मगध की राजगद्दी पे 322 में बैठता है, यानी कि 322 में ये गद्दी पे 321 में गद्दी में बैठता है और 184 बीसी में ये गद्दी से उतर जाता है, मतलब कि मृत्यु हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपका जैन धर्म का ही अनुयायी होता है। और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटो कोटस कहता है। जबकि इसके अलावा हम लोग दो ठो और देखें तो वो आपका सेंटो कोटस के अलावा क्या कहा था उन लोग जो है सेंडो कोटस को क्या कहा था। तो भाई तो उन लोग जो है सेंडो कोटस को हम लोग जानते हैं एरियन और प्लूटॉर्क जो है वो चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहते। क्या कहते तो एंड्रोकोटस कहते। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एंड्रोकोटस, ठीक ना। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त के बारे में कि विशाख दत्त का जो रचना है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। घनानंद को हराने में चाणक्य जो है कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त सभी यही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करता है। बाद में यही पे चंद्रगुप्त का जो है प्रधानमंत्री बन जाता है और इसके द्वारा लिखा पुस्तक है अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है। हम लोग ये भी जानते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें राज्य की प्रकृति का वर्णन किया गया है और उसने राज्य के 7 गो अंग बनाए हैं, सप्तांग, जिसमें से वो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या फिर सेना, लास्ट में 7वां नंबर मित्र है। इसे ही सप्तांग बताते हैं। चंद्रगुप्त हम जानते हैं 322 में गद्दी पे बैठता है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला समय में चंद्रगुप्त जो है अपना अंतिम समय जीवन का वो बताता है कहाँ पे बिताता है तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान बिताता है। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में ही सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का जो है सेनापति होता है उसको हराता है, ठीक है ना। और निर्याकस इसका जो हम लोग जानते हैं जो है मतलब सिकंदर का जल सेनापति होता है निर्याकस, जबकि इसका सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सिकंदर को नहीं बल्कि उसके सेनापति को हराता है, इसको तो सेल्यूकस निकेटर को। आगे देखिए सेल्यूकस निकेटर जो है वो अपनी पुत्री का यानी कि कार्नेलिया का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी कर देता है। और एक युद्ध संधि के शर्तों के अनुसार जो है वो 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात और मकरान वो चंद्रगुप्त को दे देता है गिफ्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्र साहू से जैन धर्म की दीक्षा लेता है ये, और जैन धर्म का ये दीक्षा वगैरह लेने के बाद जो है वो हम लोग जानते हैं कि लेता है। उसके बाद जो है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है। तो जो देखिए मेगास्थनीज की बात करते हैं, देखो सेल्यूकस निकेटर खुद राजदूत होता है सिकंदर का और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है हराता है सेल्यूकस निकेटर को और सेल्यूकस निकेटर का रहता है मेगास्थनीज उसका राजदूत, और वो राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मतलब कि सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आगे देखिए
मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका, और आपका चंद्रगुप्त मतलब ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों का शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत वो हाथियों पर सवार रहते थे। उसके अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसके खाने को चखते थे। वे लगातार 2 वर्ष एक ही कमरे में नहीं सोते थे। लगातार वो 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में बताया जाता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 को द्वार था। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल भी काठ का बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने घर ये बसेरों से घिरा हुआ था। फिर जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो हुए युद्ध है, इसका जो वर्णन है वो आपका एप्पियानस ने किया है। किसने किया है? तो एप्पियानस ने किया है। और इसमें बताया जाता है कि जो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी वो उपहार में देता है, सेल्यूकस निकेटर को। फिर जानते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो आपका 298 ईसा पूर्व में हो जाता है। श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान होता है इसका, और वो भी संलेखना विधि से, तो ये भी जानते हैं। तो इनका जन्म होता है चंद्रगुप्त मौर्य का 345 में। कब होता है? 345 में। और इसका मृत्यु होता है आपका 300 नहीं, मतलब कि 298 ईसा पूर्व में। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको जो भी था आपको बतला दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं कि इसके शासनकाल में वो डायमेकस भारत आया था। तो हम सभी को जानते हैं कि सीरिया का जो राजदूत है, मतलब सीरिया का जो राजा है, जिनका नाम है आपका एंटियोकस प्रथम, उसने डायमेकस जो कि वहाँ का उसका राजदूत होता था, उसको वो बिंदुसार के मतलब कि इसमें दरबार में भेजता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में जान लीजिए कि बिंदुसार मौर्य काल का एक राजा होता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही उत्तराधिकारी होता है। और 298 ईसा पूर्व में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है श्रवण बेलगोला में, तो 298 में ही वो मगध की राजगद्दी पे बैठता है बिंदुसार, ठीक है ना। और इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बिंदुसार को। किसको? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अब बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? तो आजीवक संप्रदाय का। अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। और ये अगर हम लोग देखें बिंदुसार की, तो वो किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का, है ना, संप्रदाय का ये अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाले ने किया था। किसने किया था? तो मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। और आजीवक संप्रदाय क्या है? तो वो नियतिवाद पे विश्वास रखता था, यानी कि कर्म कुछ मत करो, जो होना होगा होबे करेगा। तुम पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ये कर लो, जो होना होगा होबे करेगा, तो फिर क्यों पढ़ना, ये नियतिवाद कहता है ना। तो नियतिवाद का संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल ने था। इसके द्वारा हम लोग जानते हैं। और भी हम लोग बिंदुसार के बारे में आगे पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक अपने एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, और यह मेगास्थनीज का स्थान पाया था। हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज भैया वो आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर खुद वो सेनापति था। किसका? वो आपका था सिकंदर का। ये जानते हैं सिकंदर का 2 सेनापति, एक सेल्यूकस निकेटर, एक आपका निर्याकस। तो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति मतलब कि राजदूत था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। बाद में बिंदुसार के दरबार में आपका वो डायमेकस रहता है। और डायमेकस किसका राजदूत था? वो था एंटियोकस प्रथम, जो कि सीरिया का राजा था, उसका ये था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, जिसका उल्लेख किस ग्रंथ में हम लोगों को देखने को मिलता है? तो ये इसका जो उल्लेख है हम लोगों को बुद्ध घोष की समंत पासादिका, इसमें ये इसका जिक्र मिलता है, ठीक ना। तो इसके बारे में यहाँ पे मिलता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है क्या नहीं इस कहानी। तो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक वो किसको जीतता है? तो अवंती महाजनपद को जीतता है और उसको मौर्य साम्राज्य में मिला लेता है। तो अवंती को जीतता है अशोक बिंदुसार के शासनकाल में, जिसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में देखने को मिलती है।
फिर देखिए, दिव्य यावादान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद जो है वो मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेश्वती थी। इसके बारे में याद रखना है आपको। तो एक पॉइंट केवल इतना याद रखिएगा, एक पॉइंट, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि अशोक के शासनकाल में अशोक मतलब ये बिंदुसार के बारे में एक पॉइंट इतना याद रखिएगा ना कि अवंती जो 16 महाजनपद में एक वो था जिसका दो गो राजधानी था, उज्जैनी और महेश्वती। तो राजगद्दी के बैठने के समय अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल बना, यानी कि उसका वाइसराय बना जब वो गद्दी पे बैठता है तब। उसके बाद में जो है वो अशोक जो है वो आपका अवंती को जीत लेता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो जिक्र है वो एक आपका किस बुक में किया गया है, तो इसका जो बुक है वो आपका बुद्धघोष की समंत पासादिका वाली बुक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था, और वो किसका बना हुआ था, तो वो लकड़ी का बना हुआ था, वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बिहार में पटना में स्थित बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य की लकड़ी की विशाल भवनों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो आपका स्नूपर महोदय को मिलता है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष मिलते हैं, तो ये लकड़ी का था, पाटलिपुत्र में मिला है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त होते हैं, तो आपका पाटलिपुत्र नगर का जो अवशेष है वो आपके कुम्भहार और आपका जो है वो बुलंदी बाग यहाँ से देखने को मिलता है बिहार में। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था जो है पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय यात्रा की थी। तो एक चंद्रगुप्त राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य, वो दक्कन यानी कि साउथ इंडिया पे विजय यात्रा करता है। इसके बारे में बताया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय जो है वो प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है कि दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। देखो, साउथ इंडिया में भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये साउथ इंडिया में भी ये कब्जा किया होगा और ये साउथ इंडिया भी अशोक के क्षेत्र में ही आता होगा। किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। हम लोग जानते हैं अशोक जो है वो एकमात्र जो है वो कलिंग विजय ही करता है। कन्फ्यूजन हो गया भाई पूरा। देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का स्रोत हम केवल चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना चाहते हैं, अशोक को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिंदुसार की विजय यात्रा अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, दक्षिण की विजय को पुष्टि करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए, साक्ष्यों के आधार पर बिंदुसार और अशोक के कंपैरिजन में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को ही दक्षिण के ऊपर विजय का ये मानते हैं। अगर हम लोग बिंदुसार के बारे में और 2-3 को पॉइंट जाने, तो बिंदुसार जो था वो आपका आजीवक संप्रदाय का ये था, अनुयायी था। आगे देखिए, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारी सार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश जिसका राजा था, जिनका नाम था एंटियोकस प्रथम, उसने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत को भेजता है, और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी जो है वो माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा जाता है। और बिंदुसार के शासनकाल में ही तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन किया गया है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था, और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजता है। तो बिंदुसार जो है जब तक्षशिला में विद्रोह होता है इसी के शासनकाल में, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजता है। पहले सुसीम को भेजता है, सुसीम को भेजता है, और दूसरा अशोक को भेजता है, ठीक है ना। और अशोक इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पे दबा भी देता है। आगे देखिए, एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। तो बिंदुसार जो है सीरिया के नरेश से कुछ सामान भी मंगवाता है, खजूर हो गया, सूखे अंजीर हो गया,
मदिरा हो गया, शराब वगैरह, इन सब मंगाने को बोलता भी है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान था आपका खल्लाटक। तो कौन था? तो खल्लाटक था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा वालवा कौन जीता था? तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। देखिए दक्षिण भारत में अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक जो है केवल वो कलिंग विजय के बारे में जानते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार को भी जानते हैं कि ये बहुत शत्रु विनाशक था, इसको अमित्र घात कहा जाता था, लेकिन इसका एरिया डिसाइड नहीं किया गया था। तो इसके आधार पे हम लोग जो है वो केवल चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, यही राज्य विस्तार किया था और दक्षिण में भी यही आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और उसी के नेतृत्व में ही संभव हुआ था। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वो ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैल गया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों से ये पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्राप्त होता है। तो एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है पश्चिमी भारत में, वहाँ से जो है इसका जो है वो विस्तार मिलता है कि ये जूनागढ़ अभिलेख से कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार है वो आपका जो है वो वहाँ तक फैला हुआ है, पश्चिम भारत का विस्तार वहाँ तक हुआ है। जैन ग्रंथों किसकी बात की जा रही है? तो जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी विजय चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हुआ करता था। बाद में हम लोग जानते हैं, एक पॉइंट ये जानते हैं कि जो है अशोक जो है भैया वो अवंती का राज्यपाल बनता है जब उसका शासनकाल स्टार्ट होता है, उसी समय राजगद्दी का बैठता तभी। बाद में अशोक जो है वो अवंती को जीतकर मगध में मिला लेता है और पहले अवंती के ऊपर कब्जा होता है किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में कर्नाटक था। बाप रे, इतना लंबा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अभिलेख, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, वो हम सभी को पता है जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग को ये बात पता चलता है। तो 150 ईसा पूर्व 150 ईस्वी के यानी एडी की बात की जा रही है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का ये निर्माण कराने का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत पर भी मौर्य साम्राज्य शामिल था। पश्चिम भारत का भी यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो पश्चिम भारत में फैला हुआ था पूरा आगे तक। इसके अलावा चंद्रगुप्त मतलब ये जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में ये जिक्र मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय जो राज्यपाल होते हैं, प्रांतों के जो राज्यपाल होते हैं जिनका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य, तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए झील बनाया गया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनाया गया था, जो चंद्रगुप्त के मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल होते हैं। और इसका उल्लेख जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो ये आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये प्रमाणित होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, तो सेल्यूकस से पहले अलेक्जेंडर जो है वो भारत के ऊपर कब्जा करता है, ये हमला करता है। अलेक्जेंडर किसको कहा जा रहा है? तो सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर और उसका सेनापति होता है जलीय सेनापति निर्याकस। तो सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं पाकिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? तो हम सभी को पता है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर का ही जो राजदूत है वो था आपका मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के बीच कोई भी युद्ध नहीं होता है, लेकिन इसके सेनापति के साथ युद्ध होता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस निकेटर आगमनकाली सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था, हरा दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो हम सभी को पता है 305 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
दिया गया मानचित्र संबंधित है, किससे संबंधित है? ये देखिए इतना बड़ा, पश्चिम में यहाँ से लेके ये पर दक्षिण, ये आपका पूर्व में लेकर यहाँ तक। तो हिमालय पूर्व में हिमालय, पश्चिम में आपका पूरा उधर पश्चिम एशिया तक पूरा फैला हुआ था, इधर दक्षिण में आपका कर्नाटक तक, और यहाँ पे पूर्व में पूरा आपका पश्चिम बंगाल तक ये साम्राज्य था, वो जो था वो आपका कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत के समय, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम काल में। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासनकाल के समय। तो उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी मिलती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष जो है वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? तो अशोक। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक राजा बनता है। और अशोक के बारे में क्या क्या पॉइंट है याद रखना वो देख लीजिए। बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है अशोक, जो कि एक महान शासक होता है, जो कि 269 ईसा पूर्व में। कब? देखिए सबसे पहले 325 में राजा बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद 298 में राजा बनता है बिंदुसार, उसके बाद 269 में राजा बनता है अशोक मगध की राजगद्दी पे। अशोक की माता का नाम रहता है वो शुभधांगरी होता है, ये होता है ठीक ना। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है वो अवंती का क्या होता है, राज्यपाल होता है या फिर वायसराय होता है। बाद में ये अवंती को अपने मगध में मिला लेता है। अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक शिलालेख, एक है स्तंभ लेख और एक है आपका गुहा लेख, ठीक है ना। तो ये सभी के बारे में याद रखिएगा। मौर्य प्रांत के बारे में याद रखिएगा कि उत्तरापथ यानी कि उत्तर का राजधानी तक्षशिला था, अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी था। तो अवंती राष्ट्र था यानी कि अवंती को ये जीता था अशोक, और अवंती जो मौर्य काल में उसका मगध का हिस्सा बनता है। तो अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी। कलिंग का राजधानी जो कि अशोक जीतता है कलिंग वाले क्षेत्र को, उड़ीसा में जो है तोसली। दक्षिण का जो है दक्षिणापथ, उसका राजधानी है सुवर्णगिरी। और प्रासी यानी कि पूर्वी प्रांत का राजधानी है पाटलिपुत्र। इस सभी के बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अशोक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक विशाल मतलब एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी लोग कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई भी संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। इसमें सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के तीनों के इसमें त्रिविध देखने को मिलते हैं। तो अशोक का जब हम लोग धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें त्रिविधि देखने को मिलता है, यानी कि इसमें सहिष्णुता, इसमें उदारता और इसमें आपका करुणा, इन तीनों का जो है वो संगम देखने को मिलता है अशोक के इस वाले धर्म के नीति में, ठीक है ना। आपको भी ये पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। देव नाम पियदस्सी ये अशोक का ही नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद ही 261 ईसा पूर्व में ही कलिंग के ऊपर आक्रमण कर देता है और कलिंग की राजधानी होता है तोसली। तो कलिंग की राजधानी तोसली को वो जीत लेता है, ठीक ना, और उसके बाद पूरा उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। और इसका जिक्र जो अशोक के 13वें शिलालेख में ये किया गया है। ये भी पॉइंट आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका, कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान सभी सम्मिलित था, केवल श्रीलंका नहीं था। कलिंग तो जीते लिए था, बिहार तो है ही था, अफगानिस्तान तो है ही था। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का एकाधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यय या फिर सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का जो सेकंड नंबर का जो अभिलेख है ना, इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है सेकंड नंबर के अभिलेख में। तो हम लोग जानते हैं कि अभिलेख जो है अशोक का, अगर अभिलेख की बात करें तो अशोक का जो है टोटल 14 का अभिलेख है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब कि पशु हत्या नहीं करना है। दूसरे जो अभिलेख है इसमें जो है वो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की बात की गई है, और ये भी जानते हैं। और जो आपका दूसरा अभिलेख है इसी में जो है पड़ोसी मतलब दक्षिण भारत के राज्यों का भी उल्लेख किया गया है। तीसरा अभिलेख है जिसमें इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें दिन
वे हर 5वें वर्ष के उपरांत के बाद वो दौरे पर जाए, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा अभिलेख में इसमें भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां अभिलेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां जो है ये आपका अभिलेख, उसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। 9वां अभिलेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें अभिलेख में जो है वो अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचेंगे। 11वें अभिलेख में जो है वो धर्म की व्याख्या करता है। तो जो है अभिलेख जो है 11वें नंबर का जो अभिलेख है इसमें आपका धर्म की व्याख्या मिलता है। 12वें अभिलेख में जो है वो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का एवं सभी प्रकार के विचारों के समान की बात कही गई है, सम्मान की बात। तो इसमें स्त्री महामात्रों का उल्लेख 12वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में जो है वो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, और इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख किया गया जहां उसने धर्म का प्रचारक भेजे थे। तो 13वें शिलालेख में आपका जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। फिर हम जानते हैं कि जो आपका 11वां उल्लेख है इसमें धर्म की व्याख्या किया गया है। और जो आपका है 14वां जो है अभिलेख उसमें आपका अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये सभी जो है आपका याद रखना है कि जो है 14 अभिलेखों में क्या क्या कहा गया है। तो अभिलेख नहीं मतलब शिलालेख में 14वें शिलालेख में क्या क्या कहा गया ये आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया। 14 नाम याद हो तो कुछ इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखो अशोक का जो अभिलेख है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक आपका स्तंभ लेख, एक आपका गुहा लेख और एक आपका शिलालेख। तो स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। तो अगर हम लोग शिलालेखों की बात करें तो शिलालेखों की संख्या कितना है, तो 14 गो है शिलालेखों की संख्या, ठीक ना। और गुहा लेख ये हो गया अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्ययुगपुत्र, केरलपुत्र आदि का जो जिक्र मिलता है। तो अशोक का जो अभिलेख है इसको 3 भागों में बांटते हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख और आपका गुहा लेख। और शिलालेख जो है 14 को रहता है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। तो प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था। इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था जितना एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों से वो प्रसिद्ध हुआ था। वह न केवल मानव वरण संपूर्ण प्राणी जगत की उदारता का वो दृष्टिकोण रखता था, इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई एवं कुएं भी खुदाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है कि वो उसका जो है नाम जो है देव नाम प्रिय मिलता है। तो अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया पुराणों में। इसके अलावा देव नाम प्रियदर्शी भी जो कहा गया अशोक को। तो इससे पता चलता है कि वो बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में वो आस्था नहीं छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए एक्सप्लेनेशन कि 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर जो है वो अशोक बैठता है। और अशोक के बारे में इसमें बताया गया कि 269 ईसा पूर्व के लगभग इसका राज्याभिषेक होता है। 269 में इसका राज्याभिषेक होता है और सिंहासन में कब बैठता है, 273 ईसा पूर्व में। उसके लगभग अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय यानी कि देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय या फिर देखने में सुंदर। तो इससे उसकी हिंदू धर्म में भी आस्था देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्य काल में तृतीय बौद्ध संगति देखने को मिलती है। तो इसका है सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 3 यानी दीपवंश और महावंश। तो राज्य काल में तृतीय बौद्ध समिति हम लोग जानते हैं ना कि पहला बौद्ध समिति अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध समिति काल अशोक और तीसरा बौद्ध समिति जो है वो अशोक के काल में होती है, और चौथा जो है वो आपका ये हर्षवर्धन के काल में होता है। तो सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्य तो सिंहली अनुश्रुतियों एवं दीपवंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति होती है और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तीस करता है, ठीक ना, तीसरा जो होता है उसका, ठीक ना। तो पहला बौद्ध संगति कब होता है हम लोग पता है,
ये सभी डेट के बारे में हम लोग जानते हैं, 4 गो होता है। पहला कब कब होता है एक बार हम लोग रिवीजन कर ही लेते हैं, नहीं तो बार बार ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, आप इसमें भूल जाइएगा। तो देखिए, तो हम लोग देखते हैं, पहला बौद्ध संधि थी 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383, फिर 250 ईसा पूर्व में, फिर आपका 98 ईस्वी में, यानी कि AD में। अब क्वेश्चन नंबर ये 35 देख लीजिए कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 तक ही इसको रखेंगे। इसके बाद का जो है वो हम लोग, ये लगभग 140 क्वेश्चन है इसमें मौर्य काल में, तो इसको 2 क्लास में हम लोग मौर्य काल को पूरा समाप्त कर देंगे, 2 और क्लास लगेगा उसमें। तो आज हम लोग 35 नंबर का क्वेश्चन तक यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, और आज का क्लास में हम लोग ईरानी आक्रमण कंप्लीट कर लिए हैं, इसका ऑब्जेक्टिव, और हम लोग मौर्य काल 35 भी क्वेश्चन सब इसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। मिलते हुए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।